लॉ का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है बताओ, क्या क्या पढ़ना है हमें लीगल स्टडीज में या लीगल रीजनिंग। बोलते जाओ फटाफट। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ, देन फैमिली लॉ, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, उसके बाद एक आईपीआर का हल्का सा पढ़ना है। ठीक है, एंड प्लस लीगल करंट अफेयर्स। ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक, तो इसमें से जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा हुआ है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही लेकर के चलूंगा। ठीक, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर उन्हें करना है जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या समझते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। थोड़ा तेज बोलो, मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है ना। कंट्री का, कंट्री का प्रिंसिपल और रूल बताता है। ठीक है, क्या रूल बताता है कॉन्स्टिट्यूशन हमें, आपको बताया आज तक कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ आकर के? नहीं बताया, फिर आपको कैसे पता बताता है, कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में? तो आपने पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, फिर आपको कैसे पता? अब ये ऐसी बात हो गई कि जैसे मैं कहूं कि चांद पर बहुत अच्छी बर्फी मिलती है। ठीक है, और कोई मुझे पूछे कि आपको कैसे पता, तो मैं कहूं कि चांद पे जाके देखो, वहां मिलेगी। ठीक है, और कोई फिर मुझे कहे कि भाई आप गए हो क्या चांद पे, मैंने कहा नहीं, तो फिर वो कहेगा कि आपको कैसे पता, मैं कहूं कि आप जाके देखो वहां मिलेगी, है ना। तो अब मैं इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता हूं। और क्या समझते हो आप, चलो कि सेट ऑफ रूल्स है ये लिखा हुआ है, इसके अलावा और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। इस कंट्री को जब हमें गवर्न करना है ना, इंडिया को, तो हमें किस चीज की जरूरत है, लॉ की जरूरत है। ठीक, अब कोई लॉ बनाएगा, कोई उस लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, और अगर उस लॉ से रिलेटेड, उस लॉ को कोई वायलेट कर रहा है या उस लॉ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई उन डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। यही सारा मसला है भाई, कानून बनाना, कानून को लागू करना। ठीक है, और अगर कानून से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसे सॉल्व करना, इतना ही तो काम है। ठीक है, तो अब किसकी जिम्मेदारी है कानून बनाना, लॉ बनाएगा कौन? हम्म, आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं ये? देखो, आपको पड़ोसी को समझ नहीं आ रहा। रूलर, हाँ, तो कौन है रूलर आज के टाइम में इंडिया में? पीएम मोदी जी, क्योंकि हमारे इंडिया में मोनार्क नहीं है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम सब ऐसे ही डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें गलत बताते हैं, बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता होती। ठीक, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत बताओ लेकिन बताओ, गलत बताओगे तभी सही करोगे। इन सब ने भी पहले गलत ही बताया था। ठीक है। तो अगेन, लॉ बनाएगा कौन, पहली बात बताओ, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ बनाना? मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही है। फिर उसके बाद चलो, लॉ बना भी दिया तो उस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा, कौन करेगा है? तो अब ये एक ऐसी चीज है, ये आपके साथ नहीं है। ठीक है, जब इन स्टूडेंट्स के साथ मैं पहली बार था क्लास में, तो लगभग यही स्थिति थी, है ना, कि हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें कंफ्यूज थे। और मुझे नहीं पता कि इसका कंफ्यूजन ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा, जबकि स्कूल की जो बिल्कुल बेसिक चीज है, 6, 7, 8 की बुक्स, वहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन है। लॉ मेकिंग किसका काम है, लेजिस्लेचर का। ठीक है, देन लॉ को इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और लॉ से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, जुडिशरी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, 3 मेन ऑर्गन्स, जिसको हम 3 पिलर्स भी कहते हैं। क्या क्या? सबसे पहले लेजिस्लेचर, दूसरी बात एग्जीक्यूटिव, और तीसरी बात जुडिशरी। ठीक है, अब इनको सबसे पहले हम 2 लेवल पे देखेंगे।
पहला है सेंट्रल लेवल, और दूसरा है स्टेट लेवल। लोकल लेवल पे भी होता है, उसको बाद में जाकर के हम बात करते हैं, पंचायत की, म्यूनसिपैलिटीज की। ठीक है, हालांकि हमारे एग्जाम में, क्लैट के एग्जाम में उनकी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट एक हल्का ओवरव्यू हम उसका ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओ सॉरी, आई हैव रिटन रॉन्ग। तो बेसिकली दिस इज सेंट्रल लेवल पर एंड दिस इज स्टेट लेवल पर। ठीक, तो सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर में कौन आता है? पीएम, ओके, और ठीक। तो बेसिकली हमारे पास कानून बनाने का जो काम है वो किसका है? संसद का। ठीक है, और संसद में कौन होते हैं? पार्लियामेंट में एमपी। ठीक है, तो जो आपके आसपास एमपी जो हैं आपके, ठीक है, आपके एरिया के जो भी एमपी हैं, उनका काम है कानून बनाना। वो अलग बात है कि कई बार आपको कुछ एमपी को देख करके ऐसा लग सकता है कि इन्हें कानून पढ़ना भी नहीं आता होगा, बनाना तो दूर की बात है। ठीक है, बट अगेन हमारे पास में लेजिस्लेचर में सेंट्रल लेवल पर आता है पार्लियामेंट। ठीक, फिर उस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? तो इंप्लीमेंट काम करना किसका है? इंप्लीमेंट करना लॉ को गवर्नमेंट का। ठीक है, और गवर्नमेंट कौन है? अगर मैं कहूं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? तो अगेन देखो, हमारे पास एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? एग्जीक्यूटिव में आता है पीएम प्लस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जितने भी उसके मिनिस्टर्स हैं। ठीक, और जुडिशरी में कौन है सेंट्रल लेवल पर? कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ऐसे ही स्टेट लेवल पर हमारे पास लेजिस्लेचर में कौन है? क्या बोलेंगे स्टेट असेंबली को? विधानसभा। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहां पर ये एक हाउस नहीं है, दो हाउसेज है, मतलब विधानसभा भी है और विधानसभा के अलावा भी कुछ है। लेकिन उससे पहले हम आते हैं कि भाई जो हमारे पास पार्लियामेंट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, वन इज लोकसभा, अनदर इज राज्यसभा। तो ऐसे ही जब हम स्टेट लेजिस्लेचर देखते हैं, ठीक, तो स्टेट लेजिस्लेचर में जनरली हमारे पास विधानसभा है, लेकिन कुछ जगह पर हमारे पास विधान परिषद भी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, कितने स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है? कर्नाटक, तेलंगाना, क्या मतलब है? अलग अलग है ना? हाँ, मतलब है, लेकिन जब साथ वाले बताए तो यूपी बिहार बराबर बराबर। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बराबर बराबर, कर्नाटक और महाराष्ट्र बराबर बराबर, खत्म। 6 स्टेट्स हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, बाकी सब में केवल विधानसभा है। मतलब बाकी स्टेट्स में खाली एमएलए होते हैं, हमारे यहाँ पर एमएलए और एमएलसी दोनों होते हैं। और केवल ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें एमएलए और एमपी दोनों होते हैं। कौन कौन से? यूपी बिहार पड़ोसी हैं, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका ये दोनों पड़ोसी हैं, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये दोनों पड़ोसी हैं। पावर एमएलए के पास ज्यादा होती है क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय पीपल, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, अगेन एग्जीक्यूटिव में स्टेट लेवल पर कौन आएगा? स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? कौन इंप्लीमेंट करेगा? सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीएम अकेला नहीं, कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ उसके मंत्री भी। ठीक है, दे ऑल आर स्टेट एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी में? जुडिशरी में नहीं, हाई कोर्ट। और हमारे पास हाई कोर्ट कहाँ है? तो मेन जो हाई कोर्ट है हमारी यूपी की, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लेकिन एक बेंच उसकी लखनऊ में भी है। ठीक है, तो लखनऊ में उसकी बेंच है। तो ये समझ में आया? तो बेसिकली इसका काम क्या है लेजिस्लेचर का? लॉ मेकिंग। तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। इसका काम क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और जुडिशरी का काम क्या है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। याद रहेगा जी? पक्का? ये भूलना नहीं है। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन इसी में ही होता है कि भाई एमपी कौन है, एमएलए कौन है, मिनिस्टर कौन है। अब जैसे ही वो एमपी या एमएलए मिनिस्टर बनेगा, अगर एमपी है तो सेंट्रल लेवल का, एमएलए है तो स्टेट लेवल का, तो वो मिनिस्टर बनते ही क्या बन जाएगा? ही विल बिकम पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो तब वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होगा और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होगा। ठीक, क्लियर है इतना? तो बेसिकली जितने भी सारे लॉज हैं हमारे, ठीक है, अब जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और कौन कौन से लॉज हैं?
कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और कौन कौन से लॉज है? अभी तो डिस्कस किए थे, कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, क्रिमिनल लॉ है, ठीक। तो इनमें और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अंतर है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज? इन दोनों में कुछ अंतर है? हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। क्यों जी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल लॉ क्यों है? वो तो बाकी भी हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, ठीक, बाकी लॉज भी आपको राइट दे रहे हैं, और क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, ठीक है, तो इसमें बस यही डिफरेंस है। एग्जैक्टली exactly. तो अब देखो, हमारे पास में जितने भी अदर लॉज हैं वो सारे के सारे मोस्टली इंडिविजुअल्स को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली जो ऑर्गन्स हैं, ठीक, ऑर्गन्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, पूरा का पूरा पॉलिटी, जैसे हमारा लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारी जुडिशरी, उनकी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर, फंक्शन, उस सब के बारे में कौन डिफाइन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्टीमेटली देखो, जितने भी लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास। उस लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास। उससे रिलेटेड डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की पावर किसके पास है? जुडिशरी के पास। इसका मतलब अगर लेजिस्लेचर चाहे जो लॉ चाहे वो बना सकता है, बना सकता है, उसके पास पावर है, लेकिन उसको भी कोई कंट्रोल करने के लिए चाहिए, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, क्योंकि वो उन चीजों को भी कंट्रोल कर रहा है जो लॉ बना रही हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो अब हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक लॉ है, ठीक। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ओरिजिनली, कब बना कॉन्स्टिट्यूशन, कब बन के तैयार हुआ फाइनली? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। तब ओरिजिनली हमारे पास क्या क्या चीजें थी कॉन्स्टिट्यूशन में? ये हमने डिस्कस किया था पहले, नहीं किया? क्या क्या था जी? प्रिएम्बल, 395 articles which are divided in 22 parts, 8 schedules, ठीक है जी। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या क्या चीजें लिख दी यहाँ पे, अजीब अजीब सी बातें किए जा रहे हैं ये लोग, है ना। तो अब देखो, बेसिकली प्रिएम्बल अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रिएम्बल इज व्हाट? प्रिएम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद 395 आर्टिकल्स, ये अलग अलग प्रोविजन है। अब सबसे पहली बात, ये आर्टिकल क्या होता है? तो जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में नंबरिंग है 1 2 3 4, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई भी लॉ है उसमें जो नंबरिंग है 1 2 3 4, उसको हम बोलते हैं सेक्शन। तो जैसे पहले आईपीसी का सेक्शन 302 था, जो सबको पता है, स्पेशली अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो आपको पता ही है 302, ठीक। तो 302 क्या कहता था? मर्डर, ठीक है, तो पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए था, ठीक। तो अब 302, सेक्शन 302 का मतलब क्या था कि जब हम आईपीसी की बेयर एक्ट खोलेंगे, उसमें जो 302 नंबर पे लिखा हुआ है वो, तो सेक्शन जब हम बोल रहे हैं वो, इसका मतलब हम किसी लॉ की बात कर रहे हैं। जब हम आर्टिकल बोल रहे हैं, इसका मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे। अब अगर आपके पास 395 या 400 चीजें हैं, ठीक है, और उन 400 चीजों को आपको याद रखना है, कैसे रख पाओगे जी? आपके कमरे में लगभग इतनी चीजें होंगी, आपके कमरे में जहां आप रहते हो घर पे, उस कमरे में लगभग 400 चीजें होंगी, छोटी बड़ी सब मिला करके। आपके पहनने के कपड़े, टी शर्ट, जूते, ठीक है, पेन, पेपर,
सब चीजें मिला करके। अगर मैं आपको कहूं उन 400 चीजों की लिस्ट बना दो, कैसे बनाओगे? और फिर वो लिस्ट याद भी करनी है। तो आपके कमरे में ही रखी हुई चीजें हैं 400 चीजें, क्या उनकी लिस्ट बना करके याद कर लोगे आप? हैं? नहीं कर पाओगे। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ेगा पहले। ठीक, तो अगर आप सिस्टमेटिकली अरेंज करो, ठीक है, कि मेरे कमरे में इतनी टी शर्ट है, इतने मेरे पास शूज हैं, इतनी किताबें हैं, इतनी ये है, और फिर फर्दर उन्हें कैटेगराइज कर दो, तो अगेन तभी आप उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज कर पाओगे। अदरवाइज सारी चीजें हैफेजर्ड हो जाएंगे, आपको यही नहीं पता लगेगा लिस्ट में कि आपके पास कितनी किताबें हैं और किस तरह की किताबें हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, ये जो 395 आर्टिकल्स हैं इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया और टोटल 22 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया। ठीक है, ताकि इन्हें कैटेगराइज किया गया बेसिकली। ठीक, अब सपोज करो कि आपके पास में 50 किताबें हैं, तो आप 50 किताबों का नाम वहीं पे ही अगर लिस्ट में लिख दो एक तो, या दूसरी बात यह कि वहां लिख दो मेन लिस्ट में कि बुक्स, और आगे लिख दो 50 नंबर, ठीक है, और पीछे एक अलग से लिस्ट लगा दो बुक्स की। वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा या 50 किताबों का नाम रैंडमली लिख दो वो कन्वीनियंट रहेगा? हम्म, पहले वाला कन्वीनियंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रोज किताबों की रिक्वायरमेंट हो। जब भी आपको किताबों की रिक्वायरमेंट होगी आप क्या करोगे, आप वो लिस्ट देखोगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहां पर आर्टिकल में मेन प्रोविजन डाल दिए, और उसके बाद कुछ चीजें जो नाम थी, लिस्ट थी, ठीक है, एडिशनल चीजें थी, उनके हमने स्केड्यूल बना करके एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे अटैच कर दिए। ठीक है, तो जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल क्या है कि प्रीएम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो बेसिकली हमने कहा कि जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल इज व्हाट, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है जी, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आइडेंटिटी कार्ड का क्या मतलब होता है? आपके पास आई कार्ड है स्कूल का, उसका क्या मतलब है? पहचान पत्र। मतलब अगर आपके बारे में मुझे जानना हो तो मैं आपका आई कार्ड देख लूं, तो आपके आई कार्ड को देख करके आपके पूरे जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि अगर मैंने आपका आई कार्ड देखा कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि अच्छा आप 12th में पढ़ते हैं, तो आपकी एज लगभग कितनी होगी, आपके क्या इंटरेस्ट होंगे, प्लस उसमें साइंस कॉमर्स जो भी आपकी बैकग्राउंड है वो लिखी हुई है, तो आपके इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीजें मैं पता लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में मैं जानकारी नहीं ले सकता उससे। ठीक है, सेम इज विद कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो प्रियम्बल से आपको जो बेसिक नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका पता लगता है। ठीक है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को कैसा बनाना चाहता है। ठीक, उसका जो पूरा रिफ्लेक्शन है वो हमें प्रियम्बल में मिलता है। अब एक सवाल ये आ जाता है कि हमारे पास प्रियम्बल पहले बना था या कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना? ये सवाल लगभग लगभग ऐसा ही है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया। तो क्या पहले आया था जी? मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था? है, वो कैसे पता आपको? इवोल्यूशन से। ठीक है, तो बेसिकली तो आपको एक दिन हम YouTube पे लाइव लेकर के आएंगे और इस सवाल का जवाब दिलाएंगे। ठीक है, कि एक हमारे बीच में महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये खोज कर ली है कि पहले कौन आया था। बट अगेन इट्स अ डिबेटेबल थिंग, इसे हम बात करेंगे। ठीक है, बट सिंपल बात इज कि जो हमारा प्रीएम्बल है दैट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर है वो हमें हमारा प्रीएम्बल बताएगा। ठीक है, तो सिंपल बात है, हमें एक आइडिया हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का इससे। ठीक, तो हमारे पास पहले प्रीएम्बल आया था या कॉन्स्टिट्यूशन आया था? 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। ठीक, अब इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि जो हमारे पास में प्रीएम्बल प्लस 395 आर्टिकल्स
प्लस 8 शेड्यूल, ये एक ही दिन बन गए होंगे। इट विल टेक सम टाइम, और कितना टाइम लगा इन सबको बनने में? 2 years 11 months एंड 18 days, इतना समय लगा। अब मैं इसमें पूछना चाह रहा हूं कि इसमें पहले प्रियम्बल बनाया हमने या पहले आर्टिकल्स बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के और फिर प्रियम्बल बनाया? समझे? सवाल वेल डिफाइंड है कि भाई एक एक चीज सिस्टमेटिकली बना रहे हैं ना हम 2 साल में। मतलब तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, अगर किसी को दिया भी, आप सपोज करो मैंने प्रियम्बल बनाने का काम आपको दे दिया, आर्टिकल 1 से लेकर के 20 तक बनाने का इनको दे दिया, ठीक है, 20 से आगे का इनको दे दिया, शेड्यूल बनाने का इनको दे दिया, ठीक। तो अब पहले प्रियम्बल बना या पहले आर्टिकल्स बने? प्रियम्बल बना होगा या बना? छोटा है बड़े से बात नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सा कम समय में बना, कि आर्टिकल्स को देख करके, कि जब मेरे पास सारे आर्टिकल्स तैयार हो गए, उन आर्टिकल्स को देख करके फिर मैंने प्रियम्बल बनाया, या प्रियम्बल को देख करके आर्टिकल्स बनाए? आर्टिकल को देख के, नॉर्मली हमें यही लगता है कि आर्टिकल को देख करके प्रियम्बल बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आए थे स्टार्टिंग में, ठीक, उस ऑब्जेक्टिव, ये जो प्रियम्बल था, ये प्रियम्बल कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पार्ट था, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या क्या अचीव करना है, तो जो आर्टिकल्स बने वो इस प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए बने, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए बने, ठीक है। आया समझ में? तो अब अगेन कि प्रियम्बल क्या है, ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको कल डिस्कस करते हैं कि प्रियम्बल क्या है। इतनी बात समझ में आई? और